एक प्लाईवुड की फैक्ट्री का मालिक जब भी अपनी फैक्ट्री में काम करने के लिए जाता था तो उसकी बेटी किसी ना किसी बहाने से फैक्ट्री में पहुंच जाती थी। दरअसल उसी की फैक्ट्री में एक बहुत ही जवान लड़का काम करता था, दिखने में काफी हैंडसम, यंग और एनर्जेटिक। जब लड़की उसे देखती है तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। कुछ दिनों तक बात चलती है और दोनों में प्रेम प्रसंग बनने लगता है। लेकिन लड़का जो था वो नौकर था और लड़की का पिता जो था वो मालिक था, इसीलिए दोनों की नजदीकियां, जो वर्कर्स थे उसकी कंपनी में काम कर रहे थे, फैक्ट्री में दूसरे वर्कर्स जो काम करते थे, उनकी ये नजदीकियां उनको अखरने लगती है। कुछ दिनों बाद पिता को पता चलता है और पिता उस नौकर को अपने काम से निकाल देते हैं। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है, लड़की काफी जिद करती है अपने पिता से उस लड़के के साथ शादी कराने के लिए, लेकिन पिता था कैसे मानता, एक नौकर को अपनी बेटी का हाथ किस मुंह से सौंपता, समाज में क्या मुंह दिखाता। यही सोचकर अपनी बेटी का विवाह वो नौकर के साथ नहीं करता बल्कि दूसरे परिवार के साथ, जो कि काफी रईस, सम्मान और समाज में प्रतिष्ठित परिवार था, उस परिवार के साथ रिश्ता जोड़ लेता है। कुछ समय बाद लड़की की शादी हो जाती है। लड़की दुल्हन बनकर अपने ससुराल में आती है। सबको लग रहा था कि लड़की पुरानी जिंदगी भूल चुकी है और उसने एक नई जिंदगी शुरू की है। हालांकि ससुराल पक्ष वालों को, उसके पति को यह बात पता नहीं थी कि लड़की का पहले भी अपने नौकर के साथ एक अफेयर रहा है और इसके बाद दोनों एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। शादी के कुछ दिनों बाद दोनों हनीमून जाने का प्लान करते हैं और सारी प्लानिंग पत्नी करती है। 3 महीने बाद यानी कि 20 मई को वो शिलोंग के अंदर अपना हनीमून मनाने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन इसके बाद सोशल मीडिया में एक तहलका मच जाता है जब ये कपल गायब हो जाता है। और कुछ दिनों बाद जो पति था उस लड़की का, उसकी एक लाश उस घाटी में, उस खाई में पड़ी मिलती है और लड़की गायब मिलती है। उसके बाद टीम्स लग जाती हैं, पुलिस लग जाती है, पर्वतारोही, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सबकी टीम लग जाती है लड़की को खोजने के लिए। और लड़की आखिरकार कुछ दिनों बाद एक ढाबे से फोन करती है अपने भाई को और बताती है कि वो उस ढाबे पर बैठी हुई है। नंदगंज थाना क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं। इसी क्षेत्र में एक ढाबा लगता है जिसका नाम है काशी चाय का जायका। काशी चाय के जायके पर 8 और 9 जून 2025 की रात लगभग 1 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा, एक लड़की जिसके बाल बिखरे हुए थे, जिसने टी शर्ट पहनी हुई थी, नीचे जींस पहनी हुई थी, बड़ी बदहवास हालत में थी, समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार करे तो क्या करे। ढाबे के सामने एक टीन शेड है, टीन शेड के बराबर जाकर खड़ी हो जाती है। तभी उसकी नज़र एक छोटू पर पड़ती है जो कि वहां पर चाय की दुकान पर काम करने वाला होता है। और वो चाय वाला लड़का होता है, वो लड़की के पास जाता है और कहता है कि बहन जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, आपको कुछ हेल्प चाहिए, क्या बात है, हमें बताइए। वो लड़की घबराई हुई थी, सकुचाई हुई थी। छोटू ने जाकर, जिस ढाबे का मालिक होता है उसका नाम था साहिल यादव, उसके पास जाता है, उसको जाकर कहता है कि भैया एक लड़की है जो अकेली है, जिसने इस तरीके के कपड़े पहने हुए हैं, बाल बिखरे हुए हैं, बड़ी बदहवास हालत में है, कुछ दिक्कत है, कुछ परेशानी, आपको देखना चाहिए, आपको जाकर बात करनी चाहिए। छोटू ने जाकर जैसे ही अपने मालिक ढाबे वाले से बात कही, ढाबे वाला साहिल यादव उस लड़की के पास पहुंचता है, उस लड़की से पूछता है कि आपको क्या मदद चाहिए, क्या आपको खाना खाना है या आप कुछ और मदद चाहिए, आप मुझे बता सकती हैं। उस लड़की ने एक डिमांड की कि मुझे एक फ़ोन चाहिए, मुझे बात करनी है, अपने घर वालों से बात करनी है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। जैसे ही साहिल यादव ने यह बात सुनी, थोड़ा सा घबराया, परेशान हुआ। उसने सोचा कि उसे अपने परिवार की बहन बेटियों की याद आई कि दिक्कत परेशानी तो किसी के साथ भी हो सकती है। इसीलिए उसने हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटाते हुए अपना मोबाइल निकालता है और उस लड़की के हाथ में थमा देता है। वो लड़की क्या बातें कर रही थी, क्या नहीं कर रही थी, उस ढाबे के मालिक ने जानने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की, ना ही छोटू ने जानने की कोशिश की। और वो जाकर थोड़ा दूर खड़े हो जाते हैं। लड़की जब फोन पर बातचीत कर रही थी तो लगातार रो रही थी, रोते रोते कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। सामने फोन पर कौन है उसको पता नहीं, लेकिन कहा जाता है कि परिवार के लोगों से बातचीत कर रही थी। और जब बात खत्म हो जाती है, पूरी हो जाती है, तब भी उसका रोना बंद नहीं होता। एक तरफ छोटू, एक तरफ ढाबे का मालिक, इसी बीच में एक और महिला होती है जो यहाँ पर अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ आई हुई थी। उस महिला की नजर इस रोती हुई लड़की पर पड़ती है। तभी वो लड़की बातचीत करने की कोशिश कर रही थी, ढांढस बंधाती है, शांत करने की कोशिश करती है कि बेटा शांत हो जाओ, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, आप हमें बताओ, हम आपकी मदद कर सकते हैं। लड़की, जिसका नाम सोनम रघुवंशी होता है, वो सिर्फ रोए चली जा रही थी। आखिरकार उस महिला ने जाते जाते ढाबे के मालिक से कहा कि आपको एक काम करना चाहिए, आपको पुलिस को कॉल करनी चाहिए, पुलिस को बताना चाहिए। हो सकता है कि मामला ये पुलिस केस हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे लिए कोई दिक्कत परेशानी खड़ी हो जाए। ढाबे वाले को ये बात समझ में आ जाती है। साहिल यादव तुरंत 112 नंबर पर कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद कहते हैं कि साहब, यहाँ पर एक लड़की है जिसने काली टी शर्ट पहनी हुई, काली जींस पहनी हुई है, बाल बिखरे हुए हैं, थोड़ी परेशान है, उसने अपने परिवार वालों से बातचीत की है, रो रही है, बहुत ज्यादा परेशान हो रही है, आसपास उसके कोई दिखाई नहीं दे रहा, आप आ जाइए। 112 नंबर ने जैसे ही सूचना प्राप्त की, उसके बाद मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। जो स्थानीय एसएचओ होते हैं वो भी मौके पर पहुंच जाते हैं। अब रात के लगभग 3 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। ये 9 जून 2025 की सुबह का वक्त था। पुलिस उस लड़की को अपने साथ लेकर चली जाती है।
दरअसल जब पुलिस उस लड़की को लेकर जाती है तो महिला पुलिस चौकी में जाकर उस लड़की को सुपुर्द कर देती। लड़की से पूछा जा रहा था कि तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने कहा कि मेरा नाम सोनम रघुवंशी है। सोनम रघुवंशी, ये लगभग 17 दिनों से सुना सुना सा नाम लग रहा था। फिर पूछा जाता है कि कहाँ रहती हो? वो बताती है कि मैं मध्य प्रदेश के इंदौर में रहती हूँ। बस इतना था कि ये सुनने के बाद पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस सोचने पर मजबूर हो जाती है कि बात है मेघालय के शिलोंग की, वहां पर पहाड़ियों में इसकी इसके पति की लाश मिली थी। तुरंत ही उच्च अधिकारियों को लखनऊ सूचना दी जाती है। लखनऊ के लॉ एंड ऑर्डर होते हैं अमिताभ यश, उन तक बात पहुंचती है। उनको पूरी कहानी अब तक जो भी हुआ है, कैसे कैसे लड़की मिली है, कहां से प्राप्त हुई है, क्या इसने बताया, सब कुछ सारी जानकारी उनको दी जाती है। आखिरकार उन्होंने मेघालय पुलिस से संपर्क किया, साथ ही इंदौर पुलिस से संपर्क किया और उनको बताया कि जिस लड़की को आप पिछले 17 दिनों से तलाश कर रहे थे, दरअसल वो लड़की हमारे यहाँ पर है और आप यहाँ आकर बातचीत कर सकते हैं, मिल सकते हैं। बस मेघालय पुलिस को और साथ ही जो इंदौर की पुलिस थी उनको सूचना दी जाती है। उसके बाद उस लड़की से यह भी जानकारी जुटाई जाती है कि तुमने किससे बात की है। तो यहाँ पर बात आती है कि लड़की ने अपने भाई गोविंद से बातचीत की है। गोविंद जो इंदौर से जाकर सीधा मेघालय के शिलोंग में पहाड़ियों में अपनी बहन को लगातार तलाश कर रहा था। हालांकि पुलिस अब इस मामले की पड़ताल कर ही रही थी कि मामला खात एक जगह लगती है, वहां का एक लड़का होता है, एक गाइड, जो कि अल्बर्ट पेड़ जिसका नाम होता है। वो बताता है कि 23 मई 2025 की सुबह 10 बजे के आसपास वो देखता क्या है कि एक कपल है। कपल के बारे में जब उसने जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि लड़की, उसका नाम सोनम रघुवंशी है और उसका जो पति है उसका नाम राजा रघुवंशी है। ये दोनों साथ थे और इनके साथ 3 जने और थे। वो 3 कौन थे, क्या बातें कर रहे थे, कोई उसको जानकारी नहीं, क्योंकि वो हिंदी में बात कर रहे थे और उसको हिंदी आती नहीं थी इस गाइड को। या तो वो अंग्रेजी जानता है या फिर अपनी लोकल की भाषा उसी को जानता था। इसने कहा कि मैं आपको सेवाएं दे सकता हूं, मैं आपकी मदद कर सकता हूं, आपको कहां घूमना है आप मेरे साथ चल सकते हैं। अल्बर्ट पेड़ ने जितनी भी बातें की, उन लोगों ने साफ इनकार कर दिया कि हम आपको अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहते। इसके बाद एक दूसरा लड़का था जिसका नाम, दूसरा गाइड था, उससे वो मदद मांगते हैं, उससे कहते हैं कि हमें घूमना है। पहले वाले को रिजेक्ट कर देते हैं, दूसरे वाले गाइड को साथ लेकर चले जाते हैं। लेकिन पुलिस को भी ये सब बातें समझ में आ रही थी कि सोशल मीडिया पर भी लगातार बातें चल रही थी। तो मेघालय के डीजीपी, इनकी तरफ से एक मैसेज दिया जाता है, बताया जाता है कि मध्य प्रदेश के 3 लोगों को पकड़ा गया है और साथ ही महिला को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस का दावा है कि राजा रघुवंशी की जो हत्या हुई है, कत्ल हुआ है, उस कत्ल में इस लड़की का पूरा पूरा रोल है। इसने लोगों को हायर किया और हायर करने के बाद इसने अपने पति की हत्या करवाई। हत्या क्यों करवाई, क्यों नहीं करवाई, इसके बारे में अभी चर्चाओं का दौर चल रहा है, जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है, पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी जो होते हैं, ये दोनों एक दूसरे को जानते थे, पहचानते थे। परिवार की सहमति के बाद 11 मई 2025 को इन दोनों की शादी हो जाती है। लड़की ने फैसला लेती है कि हम हनीमून मनाने के लिए कहीं दूर चलते हैं। इसके लिए पहले कश्मीर का प्लान था, लेकिन कश्मीर में आतंकवादी घटना होने के बाद वो प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है। ये तय करते हैं कि क्यों ना माँ कामाख्या देवी के दर्शन कर लिए जाएंगे। इसके बाद गुवाहाटी से हम सीधा शिलोंग की तरफ चले जाएंगे। शिलोंग की जो घाटियां हैं, वहां की जो वादियां हैं, और वहां पर हनीमून का लुत्फ लिया जाएगा। सास का फोन पहुंचता है, सास यानी कि सोनम रघुवंशी की सास, उनको फोन पहुंचता है, पूछती है कि बेटा कहाँ हो, व्रत है कि नहीं, ये सब जानकारी जुटाई जा रही थी। फोन करके कहती हैं कि मैं अभी आपसे बाद में बात करूंगी, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क का इश्यू है, थोड़ी दिक्कत है, बाद में बात करेंगे। सास को ये बात कहकर वो फोन काट देती है। इसके बाद उनका ऐसा संपर्क टूटता है कि उनसे बातचीत हो नहीं पाती है। घर वाले परेशान हो जाते हैं। 24 मई तक इंतजार किया जाता है। आखिरकार 25 मई को इमरजेंसी लैंडिंग करते हैं। दूल्हा यानी कि राजा रघुवंशी का भाई और जो लड़की होती है उसका भाई इमरजेंसी वहां पर जाते हैं और जाने के बाद अपनी बहन को तलाश कर रहे थे। जब लोकल की पुलिस मदद नहीं करती है तो यूट्यूबर्स की मदद ली जाती है और मदद लेने के बाद लगातार कोशिश करते करते 11 दिन बीत जाते हैं। लगभग 1000 फुट की गहराई एक खाई में वहां पर एक लाश मिलती है और लाश जो मिलती है उसके सीधे वाले हाथ पर राजा लिखा हुआ, तो उससे पहचान हो जाती है कि जिस राजा रघुवंशी की तलाश कर रहे हैं दरअसल वो मर चुका है, उसे मार दिया गया है। उसी के पास में एक दनाती मिलती है जिससे कि नारियल भी काटे जाते हैं, शायद उससे उसकी हत्या की गई और मारकर उसे खाई में डाल दिया गया। और इस बात का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा रहा था कि जहां पर लाश थी वहां पर जाने में वक्त लगेगा, क्योंकि वहां पर दीवार थी 5 फुट से ज्यादा ऊंची। उस दीवार को फांद पाना आसान नहीं था, लेकिन वहां पर लाश कैसे पहुंची, आखिरकार ये भी एक सवाल था। उसकी हड्डियां टूटी हुई निकली, सर पर चोट के निशान निकले। अब सोनम की तलाश थी। सोनम की तलाश करने के लिए वहां की एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, लोकल पुलिस और पर्वतारोही एसटीएफ का गठन कर दिया जाता है। परिवार के लोग मांग कर रहे थे कि सीबीआई की मांग होनी चाहिए। मेघालय के मुख्यमंत्री हों या फिर देश के गृह मंत्री हों, प्रधानमंत्री को पत्र लिखा जाता है। पूरे देश भर में इस घटना को लेकर हड़कंप मचा हुआ था, लेकिन ये हड़कंप
उस वक्त लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है जब ये लड़की गाजीपुर के एक ढाबे पर बदहवास हालत में मिलती है। फिलहाल पुलिस ने उसको अपनी हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ चल रही है। बस लोगों का जिस तरीके से कहना है कि सोनम ही बेवफा है, क्या वही बेवफा है? लेकिन परिवार वाले, घर वाले मानने को तैयार नहीं है। अगर परिवार वालों की बात झूठी निकली तो परिवार वालों का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट सामने आ जाए। ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि इस हत्याकांड में कौन कौन शामिल है। तो देखते हैं आगे क्या रिपोर्ट्स रहती हैं। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। बहुत बहुत शुक्रिया।